हेलो एवरीवन। आज का ये चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसका क्षेत्र। इसमें कि आप संविधान के भाग 1 के बारे में जानेंगे और साथ ही आर्टिकल 1, 2, 3, 4 उनके बारे में डिटेल से इस लेक्चर में डिस्कशन किया गया है कि कैसे जो राज्य हैं उनको शामिल किया जाता है, राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है, या विदेशी क्षेत्र जो अधिग्रहण किया गया है उनको किस प्रकार से भारतीय क्षेत्र उनको घोषित किया जाता है, या संविधान में किस प्रकार से कब राज्यों को जोड़ने के लिए संविधान संशोधन किया जाता है, इन सब चीज़ों पर बात की जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि संघ और इसका क्षेत्र जो संविधान के भाग 1 में वर्णित है और आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक इसमें पूरा वर्णन दिया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है ना। भारत राज्यों का संघ है और राज्यों के समूह के बजाय ये क्या है, राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये है कि राज्य आपस में इकट्ठा होकर के भारत को नहीं बनाया है। ठीक है, जैसा अमेरिका में क्या हुआ था, जैसे कि अमेरिका का अगर एग्जांपल ले तो अमेरिका में क्या थे, अलग अलग बहुत सारे राज्य थे। ठीक है, वो इकट्ठा होकर के यूएसए बनाए थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ भारत पहले था एक सशक्त, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि एक सशक्त केंद्र पहले से स्थापित था हमारे यहाँ। उसके बाद उसमें क्या हुए, राज्य बनते गए। ठीक है, तो भारत को आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार से राज्यों का संघ है। तो इस शब्द से आपको दो चीज़ों के बारे में पता चलता है कि पहला तो एक देश का नाम है, मतलब इंडिया यानी कि भारत, इसमें दोनों शब्दों का यूज़ किया गया है, इंडिया का भी और भारत का। और दूसरा तो इसमें यह है कि राज पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। राज पद्धति का मतलब है कि आप इसमें देख रहे हैं संघ। ठीक है, संघ मतलब राज्यों का संघ बोला गया है। तो संघ का मतलब क्या होता है, जिसमें शक्तियाँ दो भागों में बटी होती है, एक केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, शक्ति दो भागों में बटा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको संघ बोला जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन जो होता है, और इसके लिए क्या जरूरी होता है, लिखित संविधान का होना जरूरी है ना। तो संघात्मक व्यवस्था है भारत में, ये आपको पता चलता है, राज्यों का संघ है। ठीक है, तो दो चीज़ों के बारे में इसमें आपको आर्टिकल 1 में जानकारी मिलती है। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है उसमें और क्या क्या चीज़ दी गई है। पहला तो इसमें ये बताया गया है कि राज्यों का क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, कौन कौन से राज्य होंगे उनके बारे में इसमें डिस्कशन आपको मतलब इसमें बताया गया है। ठीक, दूसरा इसमें ये बताया गया है कि संघ के क्षेत्र कौन कौन से होंगे, और तीसरा इसमें ये बताया गया है कि ऐसे कौन से क्षेत्र होंगे जिसको भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया गया है। इसका मतलब ये है कि विदेशी क्षेत्र, जैसे कोई विजित क्षेत्र होता है, हमने कहीं आक्रमण किया, उस क्षेत्र को जीत लिया, या ऐसे कोई क्षेत्र जिनकी जनता हमारे साथ आनी चाहती है। ठीक है, या ऐसे कोई क्षेत्र जो पहले किसी दूसरे देश के गुलाम रहे हों और बाद में वो छोड़ के चले गए और भारत में उन लोग शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र क्या हुए, भारत के अंदर आज़ादी के बाद शामिल हुए हैं। तो उनके बारे में भी इन आर्टिकल 1 में ही पूरा वर्णन दिया गया है कि ऐसे क्षेत्र को कैसे भारत के अंदर शामिल किया जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो भारत में कितने अभी राज्य हैं और कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। तो भारत में अभी टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, और ये किस प्रकार से बने हैं उनके बारे में इस लेक्चर में पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा। तो ये जो है पहला आर्टिकल 1, उसमें आपको राज्यों के बारे में पता चलता है कि भारत के क्षेत्र के अंदर कितने राज्य हैं। दूसरा, आपको केंद्र प्रशासित प्रदेश यानी कि सीधे तौर पर जिसमें केंद्र का शासन रहता है उनकी जानकारी मिलती है, और विदेशों से अधिग्रहित किया गया क्षेत्र भी आपको जानकारी मिलता है। तो ये है आर्टिकल 1। ठीक, इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 2। अनुच्छेद 2 में बोला गया है कि जो भी एक प्रकार से नए राज्य भारत में शामिल होंगे उनको शामिल करने के लिए आर्टिकल 2 का यूज़ किया जाएगा। नए राज्य शामिल किए जाएंगे मतलब जैसे कोई विजित क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जो भारत में पहले से शामिल नहीं थे उनको अगर शामिल करना है तब आर्टिकल 2 का यूज़ होता है। आर्टिकल 2 का यूज़ कब होगा, जब भारत में कोई शामिल क्षेत्र नहीं है
और उनको शामिल करना है भारत के अंदर, संघ के रूप में शामिल करना है या राज्य के रूप में शामिल करना है, तब आर्टिकल 2 का यूज़ होता है। जैसे कि भारत के अंदर भारत के बाहर सिक्किम था पहले, ठीक है, या तो बोल सकते हैं पंडुचेरी था, या फिर आप बोल सकते हैं गोवा, दमन, दीव, ये सब क्या थे, पहले भारत से एक प्रकार से भारत में शामिल नहीं थे। उनको अगर शामिल करना है तब क्या होगा, आर्टिकल 2 का यूज़ होगा। तो ये आर्टिकल 2 में दिया गया है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या है कि भारत के अंदर जो स्टेट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, अगर उनके नाम में परिवर्तन करना है या उनकी सीमा में परिवर्तन करना है, तब के केस में क्या होगा, इस आर्टिकल का यूज़ होगा, आर्टिकल 3। ठीक, तो आर्टिकल 3 का यूज़ कब होगा, जब भारत के अंदर के एक प्रकार से भारत के अंदर जितने राज्य दिए गए हैं उनके नाम में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन करना है, तब उस केस में क्या होगा, आपका आर्टिकल 3 यूज़ होगा। इसके बाद है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 ये बोलता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करते हैं या नए राज्यों का गठन करते हैं तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये आर्टिकल 2 और 3 को संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलने वाला जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 4। तो कुल मिला के ये जो 4 आर्टिकल है वो क्या है, राज्यों के गठन और राज्यों के नाम परिवर्तन उन सब से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है, कौन कौन से क्षेत्र शामिल रहेंगे उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि भारत में जो क्षेत्र शामिल नहीं हैं, जैसे कि भारत के बाहर के क्षेत्र हैं, उनको भारत में कैसे शामिल किया जाएगा। और आर्टिकल 3 में बताया गया है कि जो भारत के अंदर शामिल क्षेत्र हैं उनके नाम में परिवर्तन या उनकी सीमा में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा। और आर्टिकल 4 में यह बताया गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी काम किया जाएगा उसको संवैधानिक संशोधन बोलने की या संवैधानिक संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से अब देखते हैं कि आर्टिकल 3 के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। आर्टिकल 3 में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले तो ये है कि किसी राज्य को उस राज्य से अलग कर सकते हैं और 2 राज्यों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक, ये काम संघ करेगी, तो ये काम किया जा सकता है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, जैसे छत्तीसगढ़ मान लो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, मान लो उसमें कुछ क्षेत्र को और जोड़ना है तो इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, घटाया भी जा सकता है, सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है और राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, तो आर्टिकल 3 का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जब भी भारत के अंदर जो राज्य शामिल हैं उनके अगर नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन या उनके क्षेत्र को बढ़ाना, उनके क्षेत्र को घटाना हो, तब आर्टिकल 3 का यूज़ होता है। आर्टिकल 3 को यूज़ कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक अध्यादेश लाते हैं और अध्यादेश के माध्यम से या राष्ट्रपति के संस्तुति या रिकमेंडेशन के माध्यम से ही आर्टिकल 3 का यूज़ होता है। इसके लिए प्रोसेस होता है, पहले तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक अध्यादेश लाएंगे, उसको फिर भेजेंगे संबंधित विधानमंडल में, मतलब राज्य में। ठीक है, तो राज्य में भेजा जाएगा उस प्रेसिडेंट के द्वारा जो रिकमेंडेशन लाया गया है उसको। उसके बाद फिर राज्य क्या करेगा, अपना राय देगा और राय देने के बाद फिर इसको भेजा जाएगा संसद में। ठीक है, तो संसद में भेजने के बाद फिर ये एक प्रकार से अगर पारित होता है तो फिर राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ ये है कि राज्य से जो राय मांगा जाएगा, संबंधित राज्य से राष्ट्रपति जो राय मांगेंगे वो बाध्यकारी नहीं होगा। मतलब अगर मान लो राज्य क्या कर रहे हैं कि संबंधित राज्य राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं कि संबंधित राज्य से राय मांग रहे हैं, ठीक है, और संबंधित राज्य बोल रही है कि मना कर रही है मान लो, ठीक है, तो राष्ट्रपति के ऊपर है कि उस बात को मानना है या नहीं मानना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, सीधे अपना अध्यादेश कहाँ भेजेंगे या राष्ट्रपति अपना जो रिकमेंडेशन है वो कहाँ भेजेंगे, सीधे तौर पर संसद को भेजेंगे। फिर उसके बाद संसद क्या कर सकती है, उस पर कानून बना सकती है और राज्य के एक प्रकार से सीमा में परिवर्तन कर सकती है या नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि संघ सरकार के पास पूरा अधिकार है कि राज्य सरकार अगर नहीं चाहे तो भी राज्य सरकार को क्या किया जा सकता है, एक प्रकार से 2 भागों में बांटा जा सकता है या सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है।
तो ये संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार के पास क्या है, अधिकार है एक प्रकार से, ठीक है। तो जो संघ सरकार है वो क्या कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है बिना राज्य के अनुमति के, ठीक है। तो इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है, संघ सरकार क्या कर सकती है, जब राज्य को समाप्त कर सकती है। इसीलिए भारत के राज्यों को एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि अविनाशी संघ का विनाशी राज्य है, या विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ऐसा आप भारत के लिए बोल सकते हैं। वहीं अमेरिका के लिए आप क्या बोल सकते हैं, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। मतलब वहाँ अमेरिका से राज्य अलग नहीं हो सकते और राज्य एक प्रकार से खुद में अलग नहीं हो सकते, मतलब संघ को भी नहीं तोड़ सकते हैं और राज्य को भी नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हम संघ को तो नहीं तोड़ सकते, ठीक है, मतलब राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते, लेकिन भारत क्या कर सकता है, राज्यों को अलग अलग भागों में बांट सकता है या नाम, सीमा, इन सब चीज़ों में परिवर्तन कर सकता है, ठीक। इसके बाद मैंने आर्टिकल 4 के बारे में बता दिया कि आर्टिकल 4 क्या है, एक प्रकार से अपने आप में ये बताता है कि संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब आर्टिकल 2 और 3 से अगर कोई काम किया जाएगा तब संवैधानिक संशोधन उसको नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो ये सामान्य बहुमत और साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा, जो भी कानून आएगा तो क्या हो जाएगा, वो नाम में परिवर्तन और राज्य छत्तीसगढ़ में या मतलब भारत में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन उठा था कि भारत के पास या संसद के पास ये अधिकार है कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, तो भारत के पास या संघ सरकार के पास क्या ये अधिकार है कि वो राज्य को या ऐसे क्षेत्र को विदेशी देशों को हस्तांतरण कर सकता है या नहीं। मतलब सीधे सा बात ये है कि मान लो कोई क्षेत्र है भारत के अंदर, ठीक है, ये भारत है, भारत के अंदर कोई क्षेत्र है, तो इसको क्या ये किसी दूसरे पड़ोसी देश को दे सकता है या नहीं। ये केस या ये मामला आया था बेरूबाड़ी का जब केस चला था, है ना, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। बेरूबाड़ी संघ का मामला आया था 1960 में। इसमें राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से ये क्वेश्चन पूछा था और उच्चतम न्यायालय में एक केस गया था। तो उच्चतम न्यायालय ने ये बोला कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत भारत के अंदर क्या किया जा सकता है, राज्यों को शामिल किया जा सकता है आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है, भारत के अंदर राज्यों को शामिल किया जा सकते हैं या नए राज्य बनाए जा सकते हैं। 3 के अंदर क्या है कि भारत के अंदर जितने राज्य हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं या नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, वो आर्टिकल 3 के अंदर है, ठीक है। लेकिन आपको यदि किसी क्षेत्र को भारत से बाहर भेजना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इसका एग्जाम्पल समझते हैं 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 इनके द्वारा। इसमें क्या किया गया था, भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था कि दोनों के बीच में जो सीमा संबंधी विवाद है, मतलब कुछ क्षेत्र क्या हो गए थे उस टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ, तो जैसे थोड़ा सा मैप के सहारे देखते हैं, ये रेड क्लिफ लाइन था। रेड क्लिफ लाइन कहाँ था, बांग्लादेश और इंडिया, इधर क्या था, इंडिया था, इधर बांग्लादेश था। तो इस लाइन के कारण क्या हुआ था, कुछ क्षेत्र, जैसे भारत का क्षेत्र अगर मैं ब्लू पेन से बनाऊं तो भारत के कुछ क्षेत्र इधर आ गए थे और बांग्लादेश के क्षेत्र जैसे येलो पेन से बनाऊं तो ये कुछ क्षेत्र इधर आ गए थे, ठीक है। मतलब भारत की ओर बांग्लादेश के क्षेत्र आ गए थे, या इसको दूसरे कलर में यूज़ कर लेते हैं, इस कलर में देख लेते हैं। तो भारत के अंदर क्या हो गए थे, बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र आ गए थे और इंडिया के कुछ क्षेत्र कहाँ चले गए थे, बांग्लादेश के अंदर चले गए थे। तो इसके लिए क्या हो रहा था, विवाद हो रहा था। तो इनको बोला जाता है विदेशी अंतः क्षेत्र, एनक्लेव्स बोला जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे क्षेत्र जो भारत के अंदर हैं, ऐसे क्षेत्र जो इंडिया के अंदर हैं, ठीक है, और ये क्या है, बांग्लादेश के क्षेत्र, मतलब कुछ बांग्लादेश के लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र को अंतः क्षेत्र बोला जाता है। तो ऐसे 111 क्षेत्र भारत के अंदर थे और 51 क्षेत्र क्या थे, बांग्लादेश के अंदर थे। मतलब हमारे 51 क्षेत्र क्या थे, बांग्लादेश के अंदर थे और बांग्लादेश के 111 क्षेत्र हमारे भारत के अंदर थे। तो उनका क्या किया गया था, हस्तांतरण किया गया था। मतलब भारत ने 111 क्षेत्रों को दिया था और बांग्लादेश ने 51 क्षेत्रों को दिया था। ये अमेंडमेंट याद रखना, एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसको भी याद रखना कि किसने कितना क्षेत्र हस्तांतरण किया था।
तो 111 हमने किया था और बांग्लादेश ने 51 किया था, इसको याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं, ये रेड क्लिफ लाइन के बारे में बता दिया कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो लाइन डिवाइड किया गया था वो रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, इसलिए उसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। तो इसी के कारण क्या हुआ था, विवाद हुआ था और एनक्लेव्स जो थे हमारे यहाँ आ गए थे, और उसको सॉल्व करने के लिए बग्गे अवार्ड भी हुआ था। उसके बाद नेहरू नून समझौता हुआ था 1958 में। तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद कुछ और प्रयास किए गए थे 16 मई 1974 को। इसमें ये बोला गया था कि प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा और धीरे धीरे हस्तांतरण करने का कार्य किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका, जिसके कारण 2015 में जो पूरा एक प्रकार से बोल सकते हैं पूरा जो प्रयास किया गया वो 2015 में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया गया। क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे कि भारत जो है दूसरे राज्य को सीमा अगर दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 का यूज़ करना पड़ेगा जब भी आप किसी दूसरे को आप क्या कर रहे हैं, ज़मीन हस्तांतरण कर रहे हैं, मतलब भारत के क्षेत्र को आप दूसरे देश को दे रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, संवैधानिक संशोधन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं केंद्र प्रशासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव। किस प्रकार से हमारे यहाँ जो राज्य हैं वो भारत में शामिल हुए, या भारत में कैसे राज्यों को बनाया गया है, भाषा के आधार पर या प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, और कब कब केंद्र प्रशासित प्रदेश बने, इन सब के बारे में देखते हैं। ठीक, तो सबसे शुरू में क्या हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम 2 देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। उस टाइम हमारे यहाँ क्या था, देसी रियासत था। इनके बारे में मैंने बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे यहाँ क्या थे, देसी रियासत थे। देसी रियासत टोटल थे 565 के आसपास। ठीक है, 565 देसी रियासत थे, जिसमें से 552 जो देसी रियासत थे वो भारत के अंदर आते थे, और जो बाकी बच गए वो पाकिस्तान के अंदर आते थे। तो 552 देसी रियासत और जो बाकी देसी रियासत थे 565, मतलब टोटल 565 था। तो उनको ये अधिकार दे दिया गया था कि भारत जब आज़ाद हो रहा है या अलग पाकिस्तान बन रहा है, तो उनको ये सुविधा दी गई थी कि आप या तो भारत में शामिल हो जाएं, या तो आप क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या तो फिर आप स्वतंत्र देश के रूप में आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। ये 3 कंडीशन उन देसी रियासतों को दिया गया था। ठीक है, तो 552 भारत के अंदर आते थे, बाकी बच गए 13 देसी रियासत, वो कहाँ थे, पाकिस्तान में थे। तो 552 में से क्या हो गए, 549 तो शामिल हो गए, लेकिन जो बच गए 3 देसी रियासत, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, वो भारत के अंदर शामिल नहीं हुए। तो उनको शामिल करने के लिए क्या किया गया, इसमें रोल था सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हैदराबाद को कैसे शामिल किया गया भारत के अंदर, पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया। जूनागढ़ में जनमत किया गया, जनमत मतलब जनता से क्या लिया गया, वोट लिया गया। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में बताया था, जनमत का मतलब या प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, जब आप जनता की राय लेते हैं या वोटिंग लेते हैं। ठीक है, उसको जनमत बोला जाता है। इसके बाद जो कश्मीर था वो कैसे भारत में शामिल हुआ, तो कश्मीर स्टार्टिंग में पहले स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व रखना चाहा। ठीक है, और वहाँ के राजा जो थे हरि सिंह, वो कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रखना चाहे, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब कश्मीर के पास बचने का कोई उपाय नहीं था, तो वो राजा हरि सिंह ने क्या किया, कश्मीर को विलय पत्र में हस्ताक्षर करके भारत में शामिल कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से कश्मीर क्या हुआ, भारत में शामिल हुआ। तो ये था। इसके बाद ये तो देसी रियासतों के बारे में हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1950 में जब हमारा संविधान बनता है, तो संविधान में अलग अलग स्टेट को, जैसे हम अभी 2 भागों में बांटते हैं, एक केंद्र प्रशासित प्रदेश और दूसरा हम राज्य। ठीक है, तो ऐसे करके उस टाइम पे 1950 में जब हमारा संविधान बना था, तो भाग क ख ग घ ये 4 भागों में बांटा गया था राज्यों को, जिनमें कि जो टोटल संख्या थी वो 29 थी। ठीक है, उसके बाद फिर और अलग अलग कमीशन बने। कमीशन क्यों बने, क्योंकि अलग अलग राज्य क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, या अलग अलग लोगों के द्वारा क्या डिमांड हो रहा था, भाषा के आधार पर राज्य बनने के लिए
डिमांड हो रहा था। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत के अंदर कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, और हर एक भाषा के लिए एक राज्य बनाना संभव नहीं है। इसीलिए क्या किया गया था, भारत सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार के कमीशन बनाए गए थे या समिति बनाई गई थी, ठीक है। तो उनमें से पहली समिति है धर कमीशन, जिनके अध्यक्ष थे एस.के. धर, और दूसरी समिति है जे.वी.पी. समिति, जिनमें सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं कि ये धर आयोग क्या कब आया और उसने क्या रिकमेंडेशन दी, और जे.वी.पी. समिति कब आया और उसने क्या रिकमेंडेशन दिया या संस्तुति दी, उसके बारे में देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो एस.के. धर आयोग था वो आया था 1948 में, 1948 में धर कमीशन आया था, ठीक है। 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में इसने अपना रिपोर्ट दिया दिसंबर 1948 को। इसमें उन्होंने क्या बोला कि भाषाई आधार पर राज्य बनाने के बजाय हम क्या करेंगे, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य को बनाएंगे, ठीक है। तो एस.के. धर जो कमीशन था उसने क्या रिकमेंडेशन दिया कि प्रशासनिक आधारों पर राज्य को बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद भी जो अलग अलग राज्य थे या अलग अलग राज्य के लोग थे, उन लोग क्या कर रहे थे, लगातार डिमांड कर रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्य को बनाया जाए। फिर उसके बाद कांग्रेस ने या जो उस टाइम के राजनीतिक लोग थे उन्होंने क्या किया, फिर दूसरे आयोग का गठन किया, जे.वी.पी. कमीशन बनाया जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया 1949 को, अप्रैल 1949 में। इन्होंने भी औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, इसको इन्होंने स्वीकार किया, ठीक है। मतलब औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया भाषा के आधार पर राज्य बनाने की जो फेवर है उसको, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 1953 में आंध्र प्रदेश के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होते हैं पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है। वो 56 दिन तक भूख हड़ताल करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश की मांग तेज हो जाती है और एक आंध्र प्रदेश क्या होता है, एक अलग राज्य के रूप में गठन करना पड़ता है उस टाइम सरकार को। तो ऐसे करके पहला भाषा आधार पर राज्य बन जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक। तो भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनता है। उसके बाद फिर क्या होता है, सरकार एक और आयोग लेकर के आती है जिसका नाम होता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग जो होता है वो 1953 में आता है और इसके 3 सदस्य होते हैं, फजल अली, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। ये अपना रिपोर्ट देते हैं 1955 में और ये बोलते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए, लेकिन प्रत्येक भाषा के आधार पर एक राज्य नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब भारत में जितनी भाषाएं हैं उनके आधार पर एक राज्य नहीं बन सकता, लेकिन ऐसे क्षेत्र, बड़े क्षेत्र जहाँ पर बोल सकते हैं कॉमन भाषा बोला जाता है, जैसे मराठा बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र में बोला जाता है मराठी भाषा, पंजाबी पंजाब बोला जाता है ना। तो ऐसे बड़े क्षेत्र को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है, ये आयोग ने अपना सिफारिश दिया, फजल अली आयोग ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन दिया और साथ ही भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता पर ध्यान दिया, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया, ठीक है। इसके बाद ही क्या होता है, सरकार इनकी रिकमेंडेशन को मान लेती है और इन्होंने कहा था कि 16 राज्य और 3 केंद्र प्रशासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए, जो स्टार्टिंग में क्या थे 29 राज्य थे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है सरकार के द्वारा और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लाया जाता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था और किससे संबंधित है, इनके बारे में बताया जा चुका है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसके रिकमेंडेशन को मान लेते हैं भारत सरकार और भारत सरकार के द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र प्रशासित प्रदेश का गठन किया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले क्या 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 था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पहले जो राज्य थे उनको ABCD भागों में बांटा गया था। तो क, ख, ग और घ में था अंडमान निकोबार और बाकी ये सब था, ठीक है। ऐसे करके 29 अलग अलग स्टेट थे
उनको फिर बाद में इनके आधार पर बांटा गया। जब फजल अली आयोग आया तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया कि 16 राज्य बनने चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, 14 राज्य बनाया। ये 14 राज्यों का लिस्ट है, उसको आप देख लीजिए। और 6 केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाए गए थे उस टाइम पे। ये इसका एक प्रकार से रिकमेंडेशन को माना गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था 1956, उसमें कौन कौन से राज्य बने थे। तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब राज्य बने थे। ठीक है, इसके अलावा संघ शासित जो क्षेत्र थे उनमें अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सब क्या थे, संघ शासित प्रदेश क्षेत्र थे। ठीक है, तो ये कब कब बने और कब शामिल हुए उनको देखते हैं। सबसे पहले 1956 में पुनर्गठन अधिनियम आया। पुनर्गठन अधिनियम आया तो उसके बाद क्या बना, एक प्रकार से आंध्र प्रदेश तो बन गया था, है ना। महाराष्ट्र और गुजरात को शामिल किया गया। महाराष्ट्र और गुजरात को एक प्रकार से 2 भागों में बांटा गया, जो बम्बई था उसको, है ना। तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात जो था वो बना, मतलब बम्बई जो था वो क्या बन गया, महाराष्ट्र बन गया, और गुजरात क्या बना, आपका 15वां राज्य बना। ठीक है, 14 राज्य थे स्टार्टिंग में, हमने देख लिया। इसके बाद दादर नगर हवेली जो था वो 1954 में इसको शामिल किया गया क्षेत्र के रूप में, और इसको संघ शासित क्षेत्र के रूप में 1961 में शामिल किया गया भारत के अंदर। ठीक, और दादर नगर हवेली में क्या था, पहले पुर्तगाल का शासन था। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, पूछा जा चुका है कि दादर नगर हवेली गोवा में किसका शासन था, तो पुर्तगाल का ही शासन था। ठीक है, इन क्षेत्रों में गोवा दमन दीव को शामिल किया गया 1961 में, यहाँ भी पुर्तगाल का शासन था। पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इसको शामिल किया गया। और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत गोवा को इस टाइम पे क्या किया गया था, संघ शासित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, इस टाइम पे राज्य नहीं बना था, इसको ध्यान रखना है। राज्य के रूप में कब बना, 1987 में। इसके बाद पांडुचेरी या पुडुचेरी, ये जो क्षेत्र था उसको, इस क्षेत्र में क्या था, फ्रांसीसी का शासन था। मतलब इसको इस प्रकार से याद रखिए कि दादर नगर हवेली और गोवा में किसका शासन था, पुर्तगाल का, और पांडुचेरी में किसका था, फ्रांस का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो 1962 में जो पुडुचेरी था या पांडुचेरी था उसको हमने क्या किया, अधिग्रहित कर लिया और इसको एक प्रकार से संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, 1962 में। नागालैंड 1963 में बना, असम से अलग होकर के, जो नागा आंदोलनकारी के द्वारा प्रदर्शन के बाद बना। ठीक है, इसके बाद ये जो है हरियाणा और चंडीगढ़ बना 1966 में। और जो हिमाचल प्रदेश था वो पहले यूटी था, इसमें हमने देख लिया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, संघ शासित क्षेत्र था हिमाचल प्रदेश, तो उसको फिर पूर्ण राज्य बनाया गया, मतलब यूनियन टेरिटरी से उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1971 में। ठीक है, इन सब से क्वेश्चन पूछता है आपको, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए कि महाराष्ट्र गुजरात दे दिया, साइड में ऑप्शन दे दिया 1971, उसके बाद दे दिया आपका हरियाणा दे दिया, चंडीगढ़ दे दिया 1966। मैच द फॉलोइंग करके दे सकता है, मैच द फॉलोइंग्स, या कौन सा स्टेट कब बना, कौन से ईयर में बना, उनको आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये PYQ है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश क्या बनता है, पूर्ण राज्य बनता है। इसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब क्या बनते हैं। जो मणिपुर और त्रिपुरा थे वो तो पहले यूटी थे, जैसे हिमाचल प्रदेश था उसी प्रकार से। ठीक है, और जो मेघालय था वो उपराज्य था, मतलब असम का ही क्षेत्र था, तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1972 में। तो मणिपुर, त्रिपुरा पहले यूटी थे ये दोनों, और मेघालय उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1972 में। सिक्किम के साथ अलग कंडीशन है, 1947 तक वो क्या था, भारत का एक शाही राज्य था। ठीक है, जिसमें चोग्याल वंश का शासन था, और ये शासन समाप्त हुआ। उसके बाद 1974 में एक संवैधानिक संशोधन लाया गया, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974।
ठीक है, इसमें क्या किया गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में और 10वीं अनुसूची के माध्यम से अनुच्छेद 2 का के तहत एक नई अनुसूची बनाया गया, 10वीं अनुसूची, जिसमें कि सिक्किम को शामिल किया गया। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा दिन चल नहीं सका, अगले ही वर्ष उसको समाप्त कर दिया गया, मतलब 10वीं अनुसूची उसको समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान में जो आप देखते हैं 10वीं अनुसूची, उसमें आपको दल बदल कानून मिलेगा। ठीक है, तो सिक्किम पहले था उस 10वीं अनुसूची में, उसको आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो 22वां राज्य बन जाता है सिक्किम इस प्रकार से। इसके अलावा सिक्किम के बाद देखेंगे तो मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये जो था उनको 1987 में शामिल किया गया। गोवा पहले यूटी था, पढ़ा दिया हूँ, है ना। तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य बनाया गया। इसी के साथ जो अरुणाचल प्रदेश था उसको एक प्रकार से संघ शासित प्रदेश बनाया गया था 1972 में, उसको भी पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अलग अलग राज्य हैं वो बने हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों राज्य बने हैं सन 2000 में। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनता है, 9 नवंबर को उत्तराखंड बनता है और 14 नवंबर को झारखंड बनता है। तीनों का डेट याद रखिएगा, क्योंकि उसको जमाने के लिए, मतलब लाइन से क्रमवार लिखने के लिए आ चुका है क्वेश्चन। पहले कौन सा बना था, छत्तीसगढ़ बना था, फिर उत्तराखंड बना था, उसके बाद झारखंड बना था। उसके बाद देख लेते हैं तेलंगाना। तेलंगाना जो बना था वो वर्ष 2014 में बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 29वां राज्य बना था, ध्यान देना 29वां। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद होता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सन 2019 में जम्मू कश्मीर लद्दाख पुनर्गठन अधिनियम 2019 आता है। उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग क्या किया जाता है, यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। मैंने बताया कि यहाँ पे क्या था, 29 राज्य था, 29वां राज्य था तेलंगाना। तो एक राज्य जम्मू कश्मीर भी था, उसको फिर अलग कर दिया गया, मतलब 29 में से 28 हो गए। ठीक है, और संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को अलग संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, लद्दाख को अलग संघ शासित क्षेत्र के रूप में बनाया गया। ठीक है, तो ऐसे करके अब टोटल कितने हैं, 28 जो हैं राज्य हैं और 8 जो हैं वो संघ शासित क्षेत्र हैं। ठीक है, नेट में जाकर के सर्च करके देख लीजिएगा कितने स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं, और कौन कौन से 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, उनको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कि हमारे यहाँ जो अभी प्रेजेंट में कौन कौन से केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। इनकी संख्या पहले ज़्यादा थी, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनकी संख्या। ठीक, उनमें से कुछ केंद्र शासित प्रदेश को एक में शामिल किया गया है, ऐसे करके अभी प्रेजेंट में 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नाम में परिवर्तन कैसे किया जाता है किसी राज्य के। ठीक, तो नाम में परिवर्तन के लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 3 का यूज़ होता है, आर्टिकल 3 का यूज़ इसमें किया जाता है। और आर्टिकल 3 के तहत ही 1950 में उत्तर प्रदेश नाम रखा गया संयुक्त प्रांत का। ठीक है, पहले संयुक्त प्रांत था, उसको 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया। मद्रास था, उसको तमिलनाडु किया गया 1969 में। 1973 में मैसूर का नाम को कर्नाटक रखा गया। ठीक है, इसी प्रकार से दिल्ली जो था उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया 1992 में। 2006 में उत्तराखंड उत्तरांचल का नाम को बदला गया, उत्तराखंड किया गया। और पुडुचेरी जो पौंडीचेरी नाम था उसका नाम पुडुचेरी किया गया 2006 में ही। उड़ीसा का नाम 2011 में उड़ीसा था, उसको ओडिशा किया गया। ठीक है, इसी के साथ अभी केरल राज्य का मुद्दा चल रहा है, केरल राज्य के नाम को परिवर्तन करने का मुद्दा चल रहा है, जिसमें केरल राज्य को केरलम ये नाम देने का बात चल रहा है। ठीक है, तो लोकसभा से पास भी हो गया ये बिल, हो सकता है राज्यसभा से पास हो जाए, उसके बाद फिर नाम परिवर्तन हो सकता है। ठीक, तो ये नाम परिवर्तन संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये पहले ही बता दिया। आर्टिकल 4 के तहत अगर आप आर्टिकल 3 का यूज़ करके नाम परिवर्तन करते हैं तो आपको आर्टिकल 368 का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ दिए हुए हैं। इसके अलावा ये लिस्ट है, इसको आप देख लेना, ये अपडेटेड वाला बाद में आपको मिल जाएगा,
कहीं से भी, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं। इसमें तालिका में दिया हुआ है असम कब परिवर्तन हुआ, असम का सीमा परिवर्तन, आंध्र प्रदेश का, ये सब चीज़ दिया हुआ है। पुनर्गठन अधिनियम जितना भी है इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और ये जो चारों आर्टिकल थे उनके बारे में बताया गया है कि 1, 2, 3, 4 में क्या क्या दिया गया है। एक बार और बता देता हूँ। ये जो है आर्टिकल 1 आपका संघ का क्षेत्र दिया हुआ है। इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं संघ के क्षेत्र में। पहला तो राज्य, दूसरा है संघ और तीसरा है आपका जो अधिगृहित क्षेत्र होगा, मतलब विदेशों से जो लिया जाएगा उनके बारे में। दूसरा ये है नए राज्यों की स्थापना, आर्टिकल 2। नए राज्यों की स्थापना आपको अगर करना है, भारत के अंदर कोई राज्य को शामिल करना है, बाहर से अगर शामिल करना है और उनकी स्थापना करना है तो आर्टिकल 2। आर्टिकल 2A के तहत सिक्किम को शामिल किया गया था जो कि हट चुका है। आर्टिकल 3 में क्या किया जाएगा, नया राज्य बनाया जाएगा जो भारत में पहले से हैं, मतलब राज्यों को तोड़ करके नया राज्य बनाया जाएगा या उनके नाम में सीमा में परिवर्तन किया जाएगा, तब आर्टिकल 3 का यूज़ होगा। और आर्टिकल 4 जो है वो 2 और 3 में जो भी काम किए जाएंगे उनके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आर्टिकल 4 कहता है, ठीक है। तो ये चारों आर्टिकल है। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।